बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, IMF की बहाली और टैक्स अहदाफ को हासिल करने के लिए हुकूमत वक्त ने इक़दामात लिए हैं और उन इक़दामात के बाद एक सुपर टैक्स जो कि 10% का है वो लगा दिया गया है। इसके बाद कल हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट है, कराची स्टॉक मार्केट, वो 2000 पॉइंट से डिप पर गई और 1665 पॉइंट माइनस के अंदर क्लोज की गई। टैक्स ब्रैकेट बनाई गई हैं उन्होंने। पहले जो टैक्स इनिशियली स्टार्ट होता था, जिन लोगों की इनकम 100K प्लस 1 लाख से ज़्यादा होती थी उनके ऊपर, अब वो ब्रैकेट जो है वो 50,000 के ऊपर आ गई है। जो इनकी भी सैलरी 50,000 प्लस होगी उस पर 2.5% टैक्स होगा। जिनकी 1 लाख से 3 लाख के दरमियान होगी उनके ऊपर 12% टैक्स होगा और इसी तरह जिनकी इससे ज़्यादा होगी उस पर अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। सैलरी इंक्रीमेंट्स जो हुकूमत ने दिए थे 15% के, जो सरकारी मुलाजिम थे उनको भी विड्रॉ कर लिया गया है। जो टारगेट था, आपको याद होगा, 7,002 का अरब का टारगेट था जो बजट के अंदर मेंशन किया गया था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,000 अरब, उसको अब इंक्रीज करके 7,470 अरब कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि जी अमीर तरीन के ऊपर टैक्स लगाया गया है और इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि IMF कि जो हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रेगुलराइज हो जाएं, वो हमें पैसे दे दें और उसके साथ साथ जो टैक्स अहदाफ हैं उसको हासिल करने से माशी तौर पे पाकिस्तान मजबूत हो जाए। अप्रोच ठीक है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। इसके साथ साथ नैब का तरमीमी बिल जो है 2022, उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब कुछ ही देर कबल इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो सुपर टैक्स है इससे सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ ने मज़दूरों को निकालना शुरू कर दिया है, डीजल की कीमतों से किसानों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। सो ओवरऑल अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इट फील्स लाइक कि ये जो इस वक्त ये टैक्स ब्रैकेट की गई है एक, और जो सुपर टैक्स लगाया गया है 2, नैब की जो तरामीमी बिल अप्रूव हुए हैं जॉइंट सेशन से, इन सबको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुश नहीं और अवाम को कहते हैं अवाम इससे फेस करेंगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या है सिद्दीकुल फारूक ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथ है जमशेद इकबाल चीमा साहब, साबिक मुआविन खुसूसी रहे हैं पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेरे साथ हैं साबिर शाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका। सिद्दीकुल फारूक साहब, IMF की बहाली और टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए सुपर टैक्स लगा दिया, मार्केट आपकी डाउन चली गई, कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डिप पर चली गई, 2000 डिप पर गई। उसके बाद मफ्ता इस्माइल साहब ट्वीट्स कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो आपने इंक्रीमेंट दिया था सरकारी मुलाजमीन को जब आप लोग ऑपोजिशन में थे, आप लोग कहते थे कि जी बहुत जुल्म है इनके साथ, तो बहुत ही ज्यादती हो रही है, वो भी वापस ले लिया। डॉलर आपकी अप्रोच में नहीं आ रहा। सर, हुकूमत किस तरह चला रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मंसूर काजी साहब ये है कि मौजूदा सूरत हाल पर न मैं खुश हूँ, ना आप खुश हैं, ना वज़ीर आज़म साहब खुश हैं, ना अपोजिशन खुश है। लेकिन वो जो एक क्लीशे चलता हुआ जुमला है ना कि ये विरसे में मिला है, तो ये चलता हुआ जुमला नहीं है, हकीकत भी ऐसे ही है। जब मईशत को आप CPEC बंद करके और नैब के को पीछे लगा दें अपना सनतकारों, ताजरों और सरमाकारों के, और वो सरमाया निकाल के ले जाएं, जब चीन से जो सरमाकारी हुई हो और मंसूबे जो हों उनको निशाना बना लें, आप CPEC बंद कर दें, और जब आप 71 साल में 25,000 अरब कर्जा और आप 3.25 साल में 20,000 अरब कर्जा ले लें, तो फिर मईशत का जो हाल है वो आप देखते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मईशत को इससे निकालें। IMF का जो आपने जिक्र किया ये एक हकीकत है, सुपर टैक्स की तरफ गए, ये भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन IMF से जब वायदा तय पा जाए तो ये आलमी सतह पर, बैन अवी सतह पर एक ग्रीन सिग्नल होता है कि अब इस मुल्क के साथ
मामलात करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके। उससे पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाता है कि जनाब अब मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में आ जाएं। आपने देखा सऊदी इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने पहले वज़ीर आज़म से, फिर उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, तुर्क सरमायाकार आए, अब अमरीकी सरमायाकार आ रहे हैं। तो इसलिए इसके साथ साथ हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जो उन्हें दावत दी गई सऊदी अरब से, वो वहाँ गए, वहीं से वो यूएई की दावत पर गए, फिर वो तुर्की गए, फिर अब चीन भी जाने वाले हैं, लेकिन चीन ने अपने जो दोस्ती है उसका हक अदा किया है। तो बैन अवी सतह की तन्हाई जो इमरान खान साहब ने पैदा कर दी थी पाकिस्तान के लिए, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले। ठीक, तो ये सिद्दीकुल ठीक हो गया, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया जी। मेरा एक जुमला और सुन जी जी एक जुमला जी जी कि सुपर टैक्स के मामले में मिफ्ता इस्माइल साहब ही नहीं, वजीर आजम साहब एक मरतबा फिर सरमायाकारों और ताजरों को बुला के उनकी बात सुनेंगे, और अगर 2-4 महीने हमें मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और अल्लाह के फजल करम से उसके बाद हम इन मुश्किलात से निकल जाएंगे, तो कोई हरज नहीं है। जिस तरह 2.3 अरब डॉलर आए चीन से। हाँ, पॉइंट आ गया। चीमा साहब, 13 सेक्टर्स के ऊपर 29% से बढ़ाकर 39% टैक्स किया गया है। सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, एलएनजी, टेक्सटाइल, बैंक्स, ऑटोमोबाइल, टोबैको और बेवरेजेस, केमिकल्स और एयरलाइंस। सर, ये इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस उतना जितना आप लोग इस वक्त की हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि ये उस टैक्स ब्रैकेट में उतने टैक्स दें, वो उतना देंगे, नहीं देंगे? सिचुएशन क्या होने जा रही है आपके हिसाब से? देखें, टैक्स के मामले में हमेशा दुनिया ने जो तरक्की की है या इम्प्रूवमेंट की है वो यही है कि टैक्स नेट बढ़ा है और टैक्स कम हुआ है, टैक्स परसेंटेज कम हुई है और टैक्स नेट बढ़ा है। मसलन हम अगर कारपोरेट की बात करें तो हमारे हिस्से में इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है, उनका टैक्स जो है 25% है। हमारे यहाँ टैक्स मैक्सिमम हो गया, पहले 29% था, हो गया 39%। 39% टैक्स ने अगर कंपीट करना हो 25% टैक्स से, तो आपकी 14% की इनकम्पिटिटिवनेस क्रिएट हो गई। वो आप अगर एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो आप इनकम्पिटिटिव हो गए, अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में है तो फिर भी आप कम हो गए, और अगर आप लोकल लोगों को बेच रहे हैं तो फिर भी आपके लोगों की आपकी प्रोड्यूस महंगी हो गई, उसकी कीमत महंगी हो गई, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, कीमत लोगों को पे करनी पड़ी। लिहाजा इसका जो इम्पैक्ट है वो ये, जस्ट सीमेंट की हम बात कर लें तो सीमेंट की बोरी में 1200 रुपये में थी या 1170 रुपये में थी, आज 1500 रुपये में है। ये जो कहते हैं ना जी अवाम पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, कल मिफ्ता इस्माइल साहब भी फरमा रहे थे, वो बड़े अच्छे सुनहरी अल्फाज में वो लिख रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब भी फरमा रहे थे कि अवाम पे ये टैक्स नहीं है, ये सुपर रिच पे टैक्स है, अमीर लोगों पे टैक्स है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन में सीमेंट की बोरी 300 रुपये बढ़ गई है। अब मुझे अभी एक सरमाया मेरा ठेकेदार तो कहने लगा कि मेरी सर 28 साइट्स हैं, 28 में से मैंने 2 पे काम जारी रखा है, 26 बंद कर दिए हैं। ठीक है। हम अगर बात करें किसी मतलब डिफेंस में चले जाएं, किसी नई बनती हुई कॉलोनी में चले जाएं, किसी सड़क पे चले जाएं, किसी पुल पे चले जाएं, सूरत हाल यही है कि सीमेंट और सरिये का कोई रेट नहीं है। और हर रोज़ जो है इसी तरह आप कह रहे हैं कि टेक्सटाइल 11 अरब डॉलर पे, 15 अरब डॉलर से इसकी एक्सपोर्ट कम हो गई, पीछे आई 11 अरब डॉलर पे, कई साल 10 और 11 पे रही, हम इसको 20 पे लेके गए। अब अगले महीने से सारे टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हमारी $500 मिलियन महाना एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। अगर महाना $500 मिलियन कम होती है तो $6 अरब अगले साल कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कि हमको कोई इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या होगा। अगर सेक्टर में आपने सुपर टैक्स लगा दिया तो आपने अमलन इंडस्ट्री बंद कर दी, आपने खाद सेक्टर पे लगा दिया, आपने बैंकिंग पे लगा दिया, आपने सीमेंट पे लगा दिया, आपने शुगर पे लगा दिया, सारे सेक्टर पे अगर लगा दिया तो दूसरी बात कैसे टैक्स एविजन बहुत हो जाएगी, टैक्स की चोरी ज्यादा होगी। टैक्स की चोरी होगी तो आपका जो आप पहले इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है या बैकयार्ड ऑपरेशन जो है या स्मगलिंग जो है वो बढ़ जाएगी, उसको इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। तो ओवरऑल आपके सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री को सेटबैक आ जाएगा बड़ा, और यहाँ पे बेरोजगारी और ये चीजें बढ़ जाएंगी, और हमारा टैक्स कलेक्शन का सिस्टम जो है वो बड़ा नाकारा है या आप कह ले बड़ा करप्ट है। वो इतना सा पॉइंट आ गया आपका जी, ठीक, उसके होते हुए टैक्स एविजन आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपने सिद्दीकुल फारूक साहब का भी मौक़िफ़ सुना, आपने चीमा साहब का भी सुना।
हर हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने तबाही निकाल दी और उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। सर, आम आदमी की जो जिंदगी है ना, वो बद से बदतर होती जा रही है। हम जो मर्जी कर लें कि जी आज हम बेहतरी कर रहे हैं, कल बेहतरी कर रहे हैं, जब आटे की बोरी महंगी होगी, जब सीमेंट की बोरी महंगी होगी, लोगों ने घर बनाने, एक आम आदमी ने घर बनाना है, छोटे घर बनने हैं, किस तरह करेंगे चीजों को और इसको किस तरह आप नरेट करेंगे कि जी आइंदा दो महीने बाद, 2 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है? शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। शाह जी, आपकी माइक शायद म्यूट है जी, देखिएगा जी। शाह जी की जी आवाज जरा देखते हैं ताकि साबिर शाह साहब की आवाज़ आए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सदीकुल फारूक साहब के पास में आता हूँ। सदीकुल फारूक साहब, अभी बड़ी वो इस चीज़ की खुशी मनाई जा रही थी कि जी जो चाइना है उन्होंने $2.3 बिलियन दिए हैं हमें। मैं एक सिर्फ इसका आपको एनालिसिस बताऊं, $2.3 बिलियन बिल्कुल दिया है, बड़ी खुशाइंद बात है। स्टेट बैंक को रिसीव भी हो गया है। टोटल $6 बिलियन है इस वक्त हमारे पास, जो 1 महीने का इंपोर्ट बिल देने के बाद हमारा ज़र मुबादला जो है वो मेरे से ज़्यादा आप तीनों हजरात को पता है उस किस सिचुएशन में आएगा। सर, मांग मांग के कब तक हम आगे चलाएंगे अगर सेंसिटिविटी नहीं आएगी हमारे अंदर कि टैक्स देना क्यों ज़रूरी है और उसका फ़ायदा एक आम आदमी को क्या होगा? रिटर्न कुछ नहीं आता एक आम आदमी को, इसलिए उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो ज़ीरो होता है, FBR हो या हुकूमत हो। अवाम को सहूलत मिले। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि कब तक हम मांगते रहेंगे। उन्होंने ये जो $2.3 बिलियन की ग्रांट आई है चाइना से, इस पर भी कहा कि चाइना जैसे हमारे दोस्त कब तक हमारी मदद करेंगे। तो मैं मंसूर साहब ये अर्ज करूंगा कि इसका सबसे पहले बुनियादी और घरेलू इलाज ये है कि हमारा हर इदारा और हर फर्द, हर शहरी अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहे। ठीक, यहाँ पाकिस्तान में 1 सेकंड के लिए भी आइन की हुक्मरानी खत्म ना हो। कोई इदारा, कोई शख्स किसी दूसरे के दायरा कार में मुदाखलत न करे, ना अकामों पर वज़ारे आज़म को हटाया जाए और ना कुछ और ऐसा गैर आईनी इकदाम हो। तो पहली बात तो ये जरूरी है। दूसरा ये है कि हम जिस तरह से एक मुश्किलात के कुएं में डाल दिए गए हैं, इसमें वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पूरा एहसास है। इसमें तो हमने इस तरह से तैरना है कि हमारी जान बचे और फिर इस कुएं से बाहर निकलना है। मैंने अर्ज किया कि IMF के चुंगल में किसने फंसाया, क्यों फंसाया। हम IMF के चुंगल से बाहर भी निकले, अब भी हमें IMF और कर्जों की मईशत से बाहर निकलना चाहिए और ये निकलना जरूरी है। बिल्कुल, और उसके लिए हमारे यहाँ पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। वो बड़ा ये ना हो कि जो मुआहदे हमारे मुल्कों के साथ हों वो किसी के कहने और दबाव पर हम IMF को देते फिरें। हम आते ही जो हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हों, काम कर रहे हों, कि अगर CPEC पर इन 4 सालों में काम होता तो शायद अगले साल, 1.5 साल में हम इस पोजीशन में आते कि 8 से 10 अरब डॉलर सालाना इस पर से हमें टैक्सों की सूरत में मिलता, जो ट्रैफिक चलती। सदीकुल फारूक साहब, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से होती जी, ठीक हो गया। साबिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शाह साहब, आवाज आ रही है जी? जी, मेरी आ रही, आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शाह साहब, मुझे जरा ये समझाएं, एक आम आदमी की आप और मैं बात करते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को तो नहीं जानते। सर, आम आदमी क्या करे? ये टैक्स डाल दिए, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, IMF के साथ मुआहदे हुकूमतें करती हैं, हम बेचारे वोट डालते हैं, कभी PTI को दे देते हैं, कभी नून को, कभी पीपल्स पार्टी को। आम आदमी क्या करे? इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखिए मंसूर साहब, पाकिस्तानी कौम वो वाहिद कौम है या हमारी हुकूमतें जो साल में 2 दफा कासा दे के निकलते हैं मांगने के लिए। जब इनको कर्जा मिल जाता है तो वजीर आजम से लेके मजदूर तक नाचता है खुशी में, जैसे बहुत बड़ा कारनामा किया। कोई वजीर आजम हो, खुशी से नाचते हैं। ये हमारी ज़हनी हालत। IMF के चुंगल में हम 1958 के फंसे हुए हैं। दूसरी बात, गरीब आदमी अगर बगावत नहीं करेगा भाई, अपने राइट के लिए नहीं उठेगा,
पुलिस के डंडे से डरेगा तो इसका बकिया जो थोड़ा बहुत सांस रह गया वो भी घोंट दिया जाएगा, क्योंकि हर हुकूमत इनका जूस एक्सट्रैक्ट करती है, ब्लड सक करती है और देखती है अभी जिंदा है कि नहीं, इसमें जान है कि नहीं। अवाम जब खामोश रहती है तो हर 15 दिन के बाद एक मिनी बजट आता है और ये आ रहा है आपके सामने। आज से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। इस दफा तो ज्यादती की हद हो गई। जीडीपी पर कैपिटा वहीं का वहीं है और अपने मनपसंद मीडिया से खबरें चलवाते हैं कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन है। होगी, जीडीपी पर कैपिटा किधर है? क्या बैंक सपोर्ट करता है, क्या हुकूमत सपोर्ट करती है उस आदमी को जो बेरोजगार हो? खुदकुशियां होंगी। अ न्यू सेट ऑफ क्रिमिनल्स विल बी बॉर्न इन एवरी स्ट्रीट, मगर्स एंड रॉबर्स। और इस सारे मसले में आप देखेंगे कि मर्सिडीज वाले, फरारी वाले भी सफर करेंगे। बिल्कुल। अब कहां जा रहे हैं आपको अंदाजा है? आप किधर जा रहे हैं? आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं मेरे हिसाब से। सोशल फाइबर को इकोनॉमिक्स ने टैटर कर दिया है, फाड़ के रख दिया है। नॉर्म्स नहीं है, एथिक्स नहीं है और लोग सीना तान के डाका मारते हैं। चोर तो पकड़ा जाता ना यार, वो तो हवालात में मार देते हैं, जेल जाता ही नहीं। डाका मारने वाला हुकूमतें भी करता है, वो कोई हो, एनीबडी। आई एम नॉट सिंगलिंग एनीबडी आउट। तो आज नहीं, कल नहीं, 2 साल 5 साल, मुझे अमीर आदमी का हाल बहुत बुरा नजर आता है, गरीब का तो हो गया। और दूसरी बात ज़हन पे रखिए, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, हालांकि सिंपल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, इंश्योरेंस, एयरलाइंस, एनर्जी सेक्टर और ये आप कह लें इसको सीमेंट सेक्टर वगैरह, ये अमीर तरीन लोग हैं जिन पे टैक्स लगा है। और भाई ये पास ऑन कर देंगे गरीब आदमी को, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रो रहे हैं। और एक और बात सुन लीजिए, चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त है। और भाई चीन ने उस वक्त तक $2.3 बिलियन नहीं दिए जब तक IMF ने कर्जा अप्रूव नहीं किया। लोगों के मुफादात वो बस्ता है, ग्वादर के साथ भी है, बिल्कुल ठीक है, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ भी हैं। कल को ये कहेंगे जॉइंट ओनरशिप दे दें न्यूक्लियर बॉम्ब की, फिर क्या करेंगे? सऊदी अरब हमारा दोस्त है, UAE हमारा दोस्त है। देखिए कितनी बेइज्जती करते हैं। अभी पिछले दिनों एक डेलीगेशन गया था शहबाज शरीफ साहब का, मियां मंशा साहब ने ये टीवी पे बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा यार तुम कर्जा मांगने आ जाते हो, अपने पांव पे नहीं खड़े होते। ये चीजें आ गई हैं सामने। इस तरह की बातें ढके छुपे शुगर कोटेड अल्फाज में अमेरिकन करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने किया ये, इनको 75 साल सजा नहीं मिली गुनाहों की। कौम भी बराबर की जिम्मेदार है मंसूर साहब। हर आदमी जिसका जहां दाव लगता है चोरी कर रहा है, कोई नॉर्म्स नहीं है। ठीक कह रही। तो इकोनॉमिक्स की फिगर्स मैं आपके सामने बड़ी पेश कर सकता हूं, सिर्फ 2 करूंगा कि तकरीबन 3900 मिलियन रुपया, 390 अरब रुपए की टैक्स चोरी है, एस्टिमेट है। दिस इज अ ग्रे इकोनॉमी टू द ट्यून ऑफ 40 to 50%। शेडो इकोनॉमी है, ब्लैक है, ग्रे है, इसको कोई इकोनॉमी दे दे। टू जीडीपी रेशो क्या है? 8%। कर क्या रहे हैं? जिस पे टैक्स लगा है उसी पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल और नया एवेन्यू ढूंढो। इकोनॉमिक्स के मास्टर बने हुए हो, PhD बने हुए हो, कोई शर्म करो यार। तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे लोग। बिल्कुल ठीक है शाह जी, मुझे ब्रेक पहुंच जाएंगे। पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ब्रेक से पहले मैं चीमा साहब के लिए एक सवाल छोड़े जाता हूँ। एग्रीकल्चर और जो हमारा है होलसेल ट्रेडर्स, ये तकरीबन पाकिस्तान की GDP का 40% है। इसके ऊपर फिक्स टैक्स है। इसका मतलब क्या हम ये चीज़ समझ नहीं पाते, या हम समझना चाहते नहीं, या हम किसी को रिलीफ देना चाहते हैं? ये 3 ही चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा चौथी कोई चीज़ नहीं है। क्यों है ऐसा, और क्यों हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक एरियाज, टू द स्पेसिफिक रीजन्स जहां पर हमारे कोई इंटरेस्ट हैं, वो ऐसी है कि हमने फिक्स टैक्स कर दिया जी। बैंकिंग पे आपने 10% इंक्रीज कर दिया है, जहां की सबसे ज्यादा बोरिंग गवर्नमेंट के पास है, और एग्रीकल्चर के ऊपर आपने फिक्स कर दिया है। दूसरी जो है ये होलसेल ट्रेडर्स, इनके ऊपर आपने फिक्स कर दिया है, जो कि 40% है पाकिस्तान की GDP का। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी का 20%, रिटेल होलसेल ट्रेडर्स का जो बिजनेस है पाकिस्तान का जीडीपी का 20%, सर फिक्स टैक्स लगा देना है इसके ऊपर, ये सही डिसीजन है गलत डिसीजन है? पहले मुझे ये बताएं। पहले तो ना वो क्या अपना सदीकुल फारूक साहब दोस्त है मेरे, तो बाज़ वक़्त बंदा हार्ड ले जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा मजाक करे तो उसे मजाकिया कहना चाहिए या मजाकिया कहते हैं, या अगर जोक करे तो जोकर कहना चाहिए। इस वक्त इकानमी या बजट इज़ द मोस्ट सीरियस यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एक एक्सरसाइज इन एनी कंट्री। सो बजट में जो चीज़ें हो रही हैं वो जोक है बहुत बड़ा, कि आप कह लें ये जो यू कैन से कि 11.5% आपने इन्फ्लेशन लगाई है, उसमें 11.5% इन्फ्लेशन लगाई है जो जा रही है अराउंड 25%, 25% जाएगी। इस वक्त 30 से ऊपर है, सालाना बेस पे ये जाएगी, ये अंदाज़ा ये है कि 30% से ऊपर जाएगी। अब 30% ऊपर जब जानी है तो फिर आपकी फाइनेंशियल कास्ट क्या होगी, जो आपने बारो की हुई मनी बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, तो फिर आपकी कास्ट क्या होगी? सो वो उसकी फिगरें बड़ी गलत हैं। फिर सब्सिडीज जो हैं, या आप कह लें कि जो अपना सूपों से वापस पैसे लेने हैं 850 अरब रुपए, वो लिखा हुआ, उसका मतलब ही कोई नहीं, बेमानी बातें। तो इकोनॉमी के साथ काफ़ी सारे जोक हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रेडर वाली बात आप कर रहे हैं या एग्रीकल्चर वाली कर रहे हैं, ये काफ़ी जोक है। एग्रीकल्चर पे तो जी प्रैक्टिकली हमला कर दिया इन्होंने। मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर, या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने या पीडीएम की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पर हमला कर दिया। कि आपको पता होगा रवायती तौर पर हमेशा पाकिस्तान में डीजल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है। कभी भी डीजल नहीं महंगा हुआ पेट्रोल से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डीजल सपोर्ट करता है दो जगह पे, एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, दूसरा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, तीसरी जगह है ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। 3 जगह। अब ये 3 जगह, 2 जगह जो हैं ये आप कह लें प्रोडक्शन सेंटर है, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी, और ट्रांसपोर्ट उसको फैसिलिटेट करता है या सपोर्ट करता है। लिहाजा ये तीनों मिलके पैसे कमाते हैं। वो फिर आगे खर्च होता है आपकी सर्विस सेक्टर में, वो आपकी क्या नाम है, रिटेल हो या बाकी चीज़ें हों, जहाँ कहीं भी, जहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, मेरी और आपकी तरह भी यही सेक्टर देते हैं, कमाते वहाँ से हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जो 2-3 सेक्टर जो बड़े अहम थे, ये 2 सबसे प्रोडक्शन सेंटर, तो तीसरा उसको सपोर्टिव था, उन तीनों सेक्टर को आपने एनर्जी गैस की शक्ल में हो, बिजली की शक्ल में हो, डीजल की शक्ल में हो, पेट्रोल की शक्ल में हो, आपने इतनी महंगी कर दी कि उनको मार दिया आपने। वो इस वक्त आप कह लें कि जैसे उनकी कैजुअलिटी हो गई। जब कैजुअलिटी हो गई तो हम तो कर रहे हैं कि जनाब हम बड़ी तरक्की करने जा रहे हैं, मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। भाई कभी फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद करके, गेट बंद करके कोई कहे मैंने मुश्किल फैसला किया है, भाई मुश्किल फैसला नहीं है। आपने मैंने सर्वाइवल कर लिया है, मैंने अपनी कंपनी बचा ली है। भाई बची नहीं है वो, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया। सो मैं समझता हूँ कि जो आपका जो सुपर टैक्स लगा है वो भी, और यहाँ पे जो एनर्जी महंगी हुई है इन सेक्टर्स की, डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ है, ये भी, या आप कह लें जितनी ज़्यादा बिजली महंगी हुई इंडस्ट्री की, या कमर्शियल सेक्टर की बात करें। कल मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कल एक बंदा आया, उसने कहा सर हमारा कमर्शियल यूनिट है वो 80 रुपये का है। अच्छा, मैं अपनी फैक्ट्री में पूछ रहा था भाई कमर्शियल यूनिट आपका क्या नाम है, इंडस्ट्रियल यूनिट कितने का है? वो जो कीमत उन्हें बताई वो मुझे अराउंड 50 के लगभग नजर आई। तो आज मैंने वो दिया कि आप सोलर लगाएं, 8 करोड़ रुपया मंजूर किया मैंने कि भाई इसका जाके सोलर लगाओ, इधर मारे जाओगे। सो बेसिकली आपने इंडस्ट्री बंद कर दी है, इंडस्ट्री भी बंद कर दी, आपने ज़राअत भी बंद कर दी। सो आप जो बात कर रहे हैं कि जो फिक्स टैक्स है, फिक्स टैक्स की एक बुनियादी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून समझती है कि ट्रेडर हमारा है, यू कैन से कि वोट बैंक है। वोट बैंक जो है उसको बचाने के लिए इन्होंने ये किया है। ये नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ बहुत सारी इंडस्ट्री से ज्यादा पैसे कमाते हैं स्लीम फैब्रिक्स वाले, या लिबर्टी में बैठे हुए, या आजम मार्केट में बैठे हुए लोग। अब आजम मार्केट में बैठे हुए लोग जो हैं उन पे आप फिक्स टैक्स लगा के, तो आप बेसिकली इस मुल्क के साथ बददियानती कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ, या आप जिसे कहते हैं नाइंसाफी, अब इस्लाम की जुबान में कहेंगे तो आप इनजस्टिस कर रहे हैं इस सोसाइटी के साथ, कि जो अरबों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं, उन लोगों को आपने 10,000 रुपये टैक्स लेके, आप आजम मार्केट में बैठे हुए लोग, आप क्या नाम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सारी मार्केटें हैं, ये शालमी है, ये या लिबर्टी है, इन लोगों से आप 10,000 रुपया लेके, तो इस मुल्क के साथ इससे बड़ा जुर्म हो क्या सकता है? हो नहीं सकता। पॉइंट आ गया आपका, इससे बड़ी बददियानती हो पॉइंट आ गया आपका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सदीकुल फारूक साहब, ये बड़ा एक सीरियस इशू है।
और ये एक कहा जाता है जी, क्योंकि आप लोगों का स्पेसिफिकली नॉन लीग का वोट बैंक है शायद ये, इसलिए आप लोगों ने इसको फिक्स टैक्स की मद में कर दिया है। और जितने ये बाकी के हैं, अब आप सोचें कि जब इनका इंपैक्ट एक आम आदमी पे आएगा, पहले टैक्स होता था, आप लोग कहते थे जी जो टैक्स दे रहा है, मेरी तो सर सैलरी आने से पहले ही टैक्स कटना है, हम लोग तो सैलरी पेशा लोग हैं। जो लोग पहले ₹1,00,000 टैक्स होता था, अब आपने उसको 50,000 कर दिया है, और जो लाख से 3 लाख था उस पर आपने 12% कर दिया है। सर टैक्स कितने लोग देंगे टैक्स? एक आम आदमी ने ही टैक्स देना है और उसी पे पूरी हुकूमत ने चलना है। फिर देखिए मंसूर साहब, जो हकायक हैं मुमकिन नहीं है ना, यानी हमने टैक्स इस तरह से ही लगाना है कि टैक्स ज्यादा जमा हो पर बार भी ना पड़े, लेकिन अगर मामलात जो है वो हालत जंग हो जाए के तौर पर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर चीमा साहब ने खुद ही कह दिया कि मैंने आज 8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जी, मैं भी अपने मकान के लिए, और मुझे एक लिस्ट आई है कि जो इन 3 महीनों में कितने 100 लोगों ने। सदीकुल फारूक साहब की जी आवाज में इशू आ रहा है। ओके, सदीकुल फारूक साहब को जी कनेक्ट कर। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का जी कनेक्शन का इशू आ रहा है, ज़रा देखते हैं। शाह साहब मुझे ज़रा सर आप बताएं, तनख्वाहदार तबका टैक्स देगा, आम आदमी की ज़िंदगी और मुश्किल हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी जो कुछ ये कर रहे हैं उन्होंने तबाही निकाल दी है। ये लोग कहते हैं इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो कुछ उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं वो हो गया है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी अगर हम ये ना करते हम दिवालिया बनने जा रहे थे। इंपोर्ट बिल मैंने आपको बता दिया, चाइना से पैसे आने के बाद भी हमारे पास 1 महीने का इंपोर्ट बिल है। सर इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान को लेकर उम्मीद कहां पर आएगी, मुझे जरा वो समझा दें, क्योंकि आई डोंट वांट कि पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन में जाए, क्योंकि सिचुएशन ऑलमोस्ट चाहे हुकूमत हो अपोजिशन हो वो यही पेश कर रही है। मंसूर साहब, पहले तो मैं आप तमाम टेलीविजन एंकर से ये पूछता हूँ, ये जो इकोनॉमिस्ट आप टीवी पे लेके बैठते हैं बजट के दिनों में, कभी आपने इनसे पूछा कि आप पीएचडी करके आए हैं तो पीएचडी क्या है? यही सिखाती है आपको कि जो टैक्स दे रहा है उसी को मारते जाओ। और पीएचडी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि टैक्स कहाँ से इकट्ठा करना है और कौन से नए एवेन्यूज ढूंढने हैं ताकि अवाम पे प्रेशर कम पड़े। दूसरी बात यह कि चीमा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये बहुत अरसे से मैं भी चीख रहा हूँ कि लाहौर, कराची और सारे मुल्क में फैसलाबाद वगैरह कैसे को 15,000 लोग होंगे जो करोड़ हर रुपया कमाते, लेकिन एक छोटा सा टैक्स दे के बच जाते हैं। मुस्लिम लीग नून पे सिर्फ ये इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 2019, 20 और 21 के बजट तो इमरान खान ने दिए, ठीक उस वक्त ही कुछ कर लेते तो आज हम रो ना रहे होते। बात यह है कि उत्तर के हुकूमत से ऑपोजिशन में बैठ के तनकीद करना तो एक वतीरा है, बहुत आसान है। 3 बजट खान साहब ने दिए हैं, खान साहब भी अपने आप को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉर्व नहीं कर सकते। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े कौन जिम्मेदार, चीमा साहब वाली बात, और मैं कह रहा हूँ कि यार ये ट्रेडर्स को टैक्स करें, खाने पीने वाले 1.5 2 लाख रुपए रोज की सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुझे साफ करके सलाम करता है वो 1.5 2 लाख रुपए रोज की सेल कर रहा है, और ऐसे 10 से 15,000 20,000 लोग होंगे, ऐसी दुकानें होंगी, आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। दूसरा, एफबीआर को अगर को कर सकते हैं रिस्ट्रक्चर तो करें, टैक्स इवेजन में पूरी मदद करते हैं, तरीके बताते हैं। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का फर्क ही खत्म हो गया यहाँ पे। कार्टेल्स और माफियाज अभी भी तरक्की करेंगे। इन जो आप कह रहे हैं बड़ी 10 इंडस्ट्रीज पे सुपर टैक्स लगा, इनमें बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत जल्द उनको भी सैकड़ों अरब रुपए के दिए जाएंगे खजाने से जो उनके ड्यू हैं। सोलर की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की मैं भी फिजिबिलिटी ले रहा हूँ, मुझे किसी ने ये बताया है, मैं नहीं जानता किस हद तक ठीक है, कि जनाब आप सोलर लगवा लें, ये आईपीपीज वाले तो बहुत बड़े आदमी हैं, ये जो वापडा और के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे हैं इनको मजबूर करेंगे कि वो सोलर लगवाने वालों को किसी ना किसी तरीके से तंग करें और डिस्करेज करें। आई डोंट नो हाउ फार इज इट ट्रू, लेकिन पाकिस्तान में के केस में जब भी कोई अफवाह हो, जब भी कोई नेगेटिव खबर हो, वो अमूमन सच ही निकलती है। सही कह रहे हैं। सो नए टैक्स एवेन्यूज को टैक्स करें,
भाई ये ना हो कि ये जो पैसे वाले हैं ये भी भाग जाए। पैसे वाले भाग गया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ कोई नहीं आना भाई। वो चाइना को आप घेर के लाए, आधी सड़क में फंसा दिया उनको, उनका सिक्योरिटी का मसला सबसे बड़ा है। ठीक, कैसे आएगा? आप तो लोकल इन्वेस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दे रहे, फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे देंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कि यू विल बी अलाउड टू रीपैट्रिएट योर प्रॉफिट व्हेनेवर यू विश? बिल्कुल ठीक आप दे ही नहीं रहे ऐसी कोई गारंटी। पॉइंट आपको आ गया 24 सर। घंटे में कनेक्शन मिलेंगे या 27 बिल्कुल। डिपार्टमेंट एक बिजनेसमैन को तंग करते हैं, कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं, तो उनको बिल्कुल कौन सही। रोकेगा? सदीकुल फारूक साहब, सर मसला पता है क्या है? मसला ये है ट्रस्ट लेवल का। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है हुकूमत, इदारों और अवाम के दरमियान। ये जो अभी सोलर की बात की, मैं चंद रोज कबल एक सुबह नाश्ते पे बैठा हुआ था और वहां पर ये फाइनेंस वाले लोग और ये वापडा और ये लोग भी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मैं सर आप लोग सोलर क्यों नहीं लगाते? लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये एग्जैक्ट यही जुमला बोला जो शाह साहब बोल रहे थे। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया मैं वो सुन के हैरान रह गया। कहते जी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। मैं कि जी स्टेट बैंक ने तो कम रेट के ऊपर कहा हुआ है। उन्होंने कहा जी आपने आईपीपीस का बिल देने हैं, आप वो पैसे कहां से देंगे अगर आप सोलर को सपोर्ट करने लग जाएंगे? सर ये तो फिर बहुत मेजर इशू है हमारी अंडरस्टैंडिंग का कि हुकूमत कहे भी और करने भी ना दे। जवाब देता हूं इसका। देखिए, हुकूमत ने सोलर पैनल्स वगैरह और इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसकी इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म कर दी है। तो इसका मतलब है कि वो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है और इससे दिन में जो बिजली पैदा होती है वो वापडा खरीदेगा और खरीदता है आधी कीमत पर। और जब रात को ये सिस्टम, बैकअप सिस्टम भी साथ, क्योंकि मैं आजकल उस पर काम कर रहा हूँ अपने घर के लिए, मैंने अर्ज किया कि अगर मुझे अल्लाह ने पैसे दे दिए तो फिर मैं ये सिस्टम लगवाऊंगा। तो ये एक बहुत हल है इसका। ये जो अपना पन बिजली और न्यूक्लियर बिजली और ये सोलर पैनल, ये उसका हल है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, लेकिन जो बातें अपना हमारे शाह साहब ने भी की और चीमा साहब भी आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ क्रॉनिक बीमारियां हैं। अच्छा, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं। ये क्रॉनिक बीमारियां जनाब अली आते हैं उठा के सब कुछ फेंक के, जनाब अली हम वतनों सलाम अलैकुम, तो आइन के जी आइन तो ढकोसला है, फलां तो कुछ भी नहीं है, हम ठीक करेंगे। तो 35 साल 36 साल वो, उसके बाद बेशुमार मामलात। असल में ये सारी बीमारियां इस वजह से। उसके बाद आ जाएं अभी जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जो शाह साहब ने भी कहा 3 साल, भाई साहब पौने 4 साल में आपने क्या किया? इन्होंने जो IMF को जो खुद मुख्तारियां दी और स्टेट बैंक को जो उनके हवाले कर दिया, और अब हुकूमत कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने पे मजबूर है, तो भाई क्यों ना स्टेट बैंक से एक रेट पे कर्जा हुकूमत ले। तो आपने ये तो अपने हाथ कटा के दे दिए, अब इसको भी हमने वापस लाना है। तो भाई रियासत अगर हम खुद मुख्तार हैं तो हमारी पॉलिसी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, बैनुल-अक़वामी जो गेम है उसको भी हमें रूल्स तो फॉलो करना है, लेकिन हम अपने कदमों पर तो खड़े हो ना। अगर प्रिंस सलमान ये कहता है कि भाईजान अपने कदमों पर खड़े हो तो वो गलत तो नहीं कहता। नवाज शरीफ भी यही कहता है और शहबाज शरीफ ने बिल्कुल भंगड़ा नहीं डाला। अगरचे चीन की तरफ से आया तो उन्होंने कहा कि कब तक ये क्या है, हम मांगते ही रहेंगे, कब तक दोस्त हमारी मदद करेंगे। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इसके लिए हमें फिक्स टैक्स भी उसका एक हल है, ताकि FBR वगैरह वाले लोग जो नहीं सर, लेकिन आप सर फिक्स टैक्स आप उनसे लेना करें। ठीक सदीकुल फारूक साहब, ठीक आपका पॉइंट। चीमा साहब फिक्स टैक्स तो मतलब खैर मैं इससे थोड़ा एग्री नहीं करता, लेकिन चीमा साहब अब ये कहा जा रहा है कि जी हम मुल्क को ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी एक जुमला मेरा सुन लें। जी फरमाइए। ये फिक्स टैक्स जो है ये एक पहला कदम है। हमें पूरे सिस्टम, इस मशीनरी को ओवरहाल करके इस तरीके से अब हमें निजाम बनाना है कि ये करप्शन का नासूर हम नारे ना लगाएं, वाकई इसको खत्म करें। सदीकुल फारूक साहब आपकी बात सर आंखों पे सर, लेकिन मसला ये है कि ये जो 2 एरियाज हैं ये पाकिस्तान के GDP का 40% है सर। ये कोई 5-4% नहीं है जिनको हम फिक्स टैक्स पे डाल देंगे, ये 40% है। सिर्फ ये पॉइंट है। अच्छा चीमा साहब आपकी तरफ में आता हूं सर। ये पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। चीमा साहब अब मुझे बताएं अब वे फॉरवर्ड क्या है, अब इससे आगे क्या होगा? अभी 30 रुपए और पेट्रोल बढ़ना है, लेवी टैक्स इसके ऊपर लगना है। सो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है जी?
नहीं, मैं समझ तो आगे तो नहीं जाना, आपने पीछे जाना है। आपने पीछे जाना है कि आप एनर्जी की कास्ट सस्ती करें हर सूरत। आप अपनी इंडस्ट्री को चलाएं तो इंडस्ट्री जब ज़्यादा चलेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो आपका टैक्स थोड़ा भी हुआ तो कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, एक्यूमुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। उसी से रोज़गार मिलेगा, उसी से आप कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी, आपका रॉ मटेरियल भी आएगा, वैल्यू एडिशन भी होगी, सर्विसेज भी होंगी। लिहाजा आपने ज़राअत को, यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, एक 3, एक आईटी, एक ऑटो और एक कंस्ट्रक्शन। इन 3 इंडस्ट्रीज के अलावा सारा रॉ मटेरियल ज़राअत देती है। तो ज़राअत को चलाए बगैर आप मुल्क नहीं चला सकते, क्योंकि वो आपकी पॉवर्टी एलिवेशन करती है, वो आपको रोजगार देती है, वो आपको रॉ मटेरियल देती है, वो आपको खुराक देती है, वो आपको फाइबर देती है, वो आपको फीड देती है। फूड, फीड, फाइबर, पॉवर्टी एलिवेशन, रॉ मटेरियल और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ये देती है। उसको खाद आप महंगी कर दें, आज 14,000 रुपये की डीएपी की बोरी है, आज 16,000 रुपये की पोटाश की बोरी है। नहरों में पानी नहीं है, देहातों में लोड शेडिंग ज़्यादा है और बिजली महंगी कर दी आपने। डीजल उसका मेन इनपुट है, उसके 2 मेजर इनपुट हैं, एक डीजल है, एक खाद है। दोनों पे आपने बेरहमी से महंगा कर दिया और डीजल को पेट्रोल से महंगा कर दिया। लिहाजा अगर आपकी बेस ठीक नहीं है, अगर आपके बच्चे को चलना नहीं आता, या उसका डीएनए में प्रॉब्लम है, उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, उसके अज़ाब, तो वे फॉरवर्ड फिर क्या मतलब हो गया? सो बेसिकली आपने रिवर्स जाना है, जाके जो गलतियां की हैं 2 महीने में, इनको सुधारें, फिर आगे चलें। लेकिन ये आप कह लें, जो मैं बात कर रहा था, मिफ्ताह इस्माइल की बात करूं या शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे हैं जैसे घर का रास्ता भूल गए हैं। इन्होंने एक प्रोजेक्शन की थी कि शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा आप कह रहे कामयाब आदमी है, बड़ा विजनरी है, लेकिन जब से वज़ीर-ए-आज़म बने शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस जो है, ये शायद कमजोर तरीन हिस्ट्री का जो प्राइम मिनिस्टर आया है, या आप कह ले गवाचा हुआ बंदा, वो आया। और मिफ्ताह इस्माइल को तो जिसे कहते हैं ना, ठीक हो गया। एक मिनट, मिफ्ताह इस्माइल को मैं बड़ा ही गैर संजीदा आदमी समझता हूँ कि उसको फिगर्स का नहीं पता होता, उसको इकोनॉमी की बेसिक्स का नहीं पता, उसे शायद टाफियां आने का पता है। मैंने प्रोग्राम 2-3 किए हैं, मैं भी प्रॉपर इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाफ इकोनॉमिस्ट या हाफ से थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिस्ट हूं मैं। लेकिन मुझे मिफ्ताह इस्माइल को तो, लेकिन मुझे कोई कहेगा वजीर चीमा साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। सर जमशेद इकबाल चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मिफ्ताह इस्माइल से मुझे ज्यादा इकोनॉमिक्स आती है जी। ठीक है, सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी, हमें बहुत टाइम दिया। नाज़रीन, 3 साल पहले 2019 में मैंने कैपिटल टीवी ज्वाइन किया था और हम लोगों ने अपना प्रोग्राम फ्राइडे, सैटरडे, संडे रात 8 बजे शुरू किया, पाकिस्तान टुडे विद मंसूर आज़म काजी। 3 साल गुजर गए, हर हफ्ते हम लोगों ने पूरी कोशिश की आपके सामने जो हकायक थे वो लाने की। कंटेंट का फ्रीडम मैं आज ऑन एयर कहूँगा, मुझे कैपिटल टीवी पे एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं सरकारी टीवी पे था, वहाँ पर एक बिल्कुल ही नैरेटिव फ़र्क होता है। लेकिन कैपिटल टीवी पे आके मुझे कंटेंट की फ्रीडम मिली, और जो सही था हमने कहा सही है, जो गलत था हमने बिल्कुल कहा गलत है। हुकूमत वक्त हो, अपोजिशन हो, जो इनकी सही चीज़ें थी हमने बिल्कुल कहा सही है, जो गलत थी वो बिल्कुल कहा गलत है। इसके अंदर इस प्रेशर को कैपिटल टीवी ने सहा, इस प्रेशर को अहमद रियाज शेख जो चेयरमैन है कैपिटल टीवी के, उन्होंने सहा, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, टू देयर सन्स, जो कि उनमें से एक एमडी हैं, एक सीईओ हैं, मिसेस शबीना रियाज, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी जो कैपिटल की टीम है, जिसके अंदर हमारी विज है, हमारा पैनल है, आईटी की टीम है, पीसीआर है, एमसीआर है, प्रोडक्शन टीम है, न्यूज़ टीम है, इन तमाम ने ऑल आउट जाके हमें सपोर्ट किया। हम लोगों ने बड़े अच्छे दिन गुजारे, हमने बड़े मुश्किल दिन गुजारे, हम लोगों ने हर न्यूज़ के ऊपर बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया, हम पे बहुत प्रेशर भी आए, लेकिन 3 साल के अंदर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे किसी चीज़ से रोका गया हो, मुझे किसी चीज़ पर बात करने से रोका गया हो, चाहे वो किसी के हक में हो या ख़िलाफ़ हो। अगर वो हक़ाइक़ के ऊपर है तो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में उस पर बात भी की, बहुत लाउड एंड क्लियर बात की। उसके जो भी रेप्रिकॉशंस आए वो चैनल ने सहे, लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। जो इस अवाम के लिए, जो कौम, मुल्क और सल्तनत के लिए कैपिटल का किरदार मैं, मेरी टीम अपनी कैपेसिटी में
अदा कर सकते थे हमने किया। और आज मेरा कैपिटल टीवी के साथ ये आखिरी प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते किसी और चैनल पे मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमेशा सराहा। और दुआ करूंगा और चाहूँगा कि आप सब दुआ करें कि कैपिटल कामयाब हो, ये टीम्स कामयाब हो और जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ पर जाके मैं मज़ीद बेहतरी कर सकूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।